हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2018 का फिजिक्स सेक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जितने भी न्यूमेरिकल नहीं है जो क्वेश्चंस जो कि ऑप्शन एलिमिनेशन से डायरेक्टली हो सकते हैं और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो वाले। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा मैं रेशियो वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं और इजी न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन देख सकते हैं कि रेशियो पूछा गया है तो उसको देखते ही छोड़ देंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है तो भी इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल ही है तो इसको भी छोड़ देंगे अपन। फोर्थ भी न्यूमेरिकल है। तो फर्स्ट पेज में अपन को कुछ नहीं मिला है, इससे डिमोटिवेट नहीं होना है अपन को डायरेक्ट वहीं पे अटेम्प्ट करना है जहाँ पे मिलते आ रहे हैं। ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। फिफ्थ क्वेश्चन डायरेक्ट कलर कोड वाला है तो ये फैक्ट बेस्ड है। इसका सेकंड आएगा। ठीक है। और इसमें क्या है कि ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी छोड़ देंगे अपन। अच्छा, ये ग्राफ वाला है जिसको भी अटेम्प्ट करेंगे अपन। तो a battery consists of a variable number n of identical cells having internal resistance R which are connected in series. The terminals of the battery are short circuited and the current I is measured. Which of the following graphs shows the correct relation between I and n? ठीक है, सबको सीरीज में कनेक्ट किया है तो अपन को पता है सीरीज में कनेक्ट करने में ईएमएफ सबको ऐड हो जाता है तो n टाइम्स ई हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है तो n टाइम्स आर हो जाएगा। तो अपना I क्या आएगा, एन ई बाई एन आर। तो फिर क्या आएगा, ई बाई आर जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एन है तो वो कांस्टेंट रहेगा। थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन भी फैक्ट बेस्ड लग रहा है तो इसको देख लेते हैं मैं। ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज फाउंड दैट रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तो पोलराइजेशन की कंडीशन है, याद होनी चाहिए सबको। विद द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। तो आई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आता है। ठीक है। और तो ये फर्स्ट और फोर्थ तो हो नहीं सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। हाँ, ये वाला सही है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये पता होना चाहिए सबको। ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो ये एक बार पढ़ लेना अगर नहीं पता। नाइन्थ क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसको भी छोड़ देंगे पर। टेंथ क्वेश्चन में ऐसा है, लार्ज फोकल लेंथ वगैरह पूछ रहे हैं तो ये कर सकते हैं अपन। An astronomical refracting telescope with large angular magnification and high angular resolution when its ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में क्या सही है ये पूछा गया है बेसिकली। तो ऑब्जेक्टिव लेंस अगर उसका लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एफ ओ बाई एफ ई, तो उसका ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि एफ ओ न्यूमरेटर में आ रहा है। ठीक है। और एंगुलर रिजॉल्विंग पावर बोलिए, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, डी बाई 1.22 लैम्डा। ठीक है। तो वो डी अगर ज़्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी तो लार्ज डायमीटर होना चाहिए। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देंगे अपन। ठीक है। 12 देखते हैं। An electron of mass m with an initial velocity v naught I cap enters an electric field minus e naught I cap. If lambda naught is its de Broglie wavelength initially, then its de Broglie wavelength at time t is। ठीक है। तो माइनस ई नॉट आई कैप है तो क्या हो रहा है कि जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, माइनस ई टाइम्स ई नॉट, मतलब ई वेक्टर। तो फिर ई वेक्टर क्या है, माइनस ई नॉट आई कैप, तो टोटल फोर्स क्या हो गया, आई कैप कह रहा हूँ। तो वेलोसिटी बढ़ेगी टाइम के साथ, तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी टाइम के साथ तो लैम्डा भी घटेगा टाइम के साथ, तो लैम्डा घटना चाहिए अपना। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं अपन। ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन तो। सेकंड ऑप्शन टाइम के साथ बढ़ रहा है, थर्ड ऑप्शन में टाइम के साथ घट रहा है तो थर्ड ऑप्शन हो सकता है, और फोर्थ ऑप्शन में कॉन्स्टेंट है तो बचा कौन सा, थर्ड ऑप्शन ही है। थर्ड ऑप्शन सही है अपना। फोर्थ वाला अपना न्यूमेरिकल है तो इसको भी छोड़ देंगे अपन अभी। 15th वाला भी न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ देंगे अपन। ठीक है। 16th वाले पे देखते हैं। 16th वाला फैक्ट बेस्ड लग रहा है तो इसको अटेम्प्ट करते हैं। इन अ पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग कॉजेस। ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर से क्या होता है, होल इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ जाते हैं तो होल इलेक्ट्रॉन पेयर से अपने जो वो होती है कैरेक्टरिस्टिक वो पूरी चेंज हो जाती है। तो देखते हैं अपन क्या होता है। डज नॉट अफेक्ट द पीएन, ये तो गलत ही है। ठीक है। इफेक्ट्स ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। इफेक्ट्स ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस, ये भी गलत ही है। इफेक्ट्स द ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक, हाँ ये सही लग रहा है तो फोर्थ ऑप्शन है इसका। अच्छा, इसमें पूछा है लॉजिक गेट का इक्विवेलेंट पूछा है। तो लॉजिक गेट का इक्विवेलेंट बनाना बहुत आसान होता है, इसमें ऑप्शंस भी ऐसे ही हैं तो या तो 1100 डाल के देखो, वो बहुत टीडियस रहता है तो डायरेक्ट अपन करते हैं। तो देखते हैं इस फिगर में। ठीक है। ए से ए गया, ठीक है, बी से बी बार आया, यहाँ से ए बार आया और यहाँ से बी आया, ये एंड गेट है तो इससे आएगा ए डॉट बी बार, इससे आएगा ए बार डॉट बी। ठीक है। इन दोनों पे और गेट लगाया है तो अपने पास आएगा ए बी बार प्लस ए बार बी जो कि सेकंड ऑप्शन है।
ठीक है, अब क्या है, एन ई एम वेव इज प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम विद वेलोसिटी v I cap and instantaneous electric field along positive y, then the oscillating magnetic field की डायरेक्शन पूछी है। तो ये डायरेक्शन ही पूछी है तो इजी होने वाला है। ठीक है, तो इसको पहले को में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अपन को क्या पता है, v v वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, e क्रॉस b के अलॉन्ग होती है। तो e क्रॉस b चेक कर सकते हैं अपन। तो अपन को पता है कि e की डायरेक्शन क्या है y, और v की डायरेक्शन क्या है i कैप। तो अपन का मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए z कैप के अलॉन्ग, जो कि k कैप के अलॉन्ग पॉजिटिव z डायरेक्शन, जो कि सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, 19th वाला भी न्यूमेरिकल है, इसको भी छोड़ सकते हैं। 20th वाला भी न्यूमेरिकल है। 21st तो गंदा वाला न्यूमेरिकल है। 22nd देखते हैं अपन। 22nd में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertical directed electric field. The direction of the electric field is now reversed, keeping its magnitude same. A proton is allowed to fall from height h. The time of fall of electron in comparison to proton will be. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करने का क्या काम था कि जिससे फोर्स सेम डायरेक्शन में हो, प्रोटॉन के लिए भी। ठीक है, और कोई काम नहीं है। अब क्या है, अपन को पता है फोर्स क्या होता है, वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज दोनों का सेम है। तो मतलब बेसिकली फोर्स सेम है दोनों पे। तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करने वाली है अपनी बातें। तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास कम है और फोर्स सेम है दोनों पे। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा ग्राउंड पे, तो टाइम क्या होगा उसका फॉल का, प्रोटॉन से कम होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा थर्ड। अच्छा, ये भी वही है, वर्ड वाला है तो फैक्ट बेस्ड होगा जनरली, या फिर इजी होगा बहुत। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल कैपेसिटर सी हैविंग चार्ज q एंड एरिया a is। अच्छा, इसमें बोला डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। अपन को क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट की होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती है। और फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, चार्ज भी कहीं से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर सकता है। तो फिर अपना क्या आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आना चाहिए, जो कि है थर्ड ऑप्शन। तो 24th भी न्यूमेरिकल है, इसको भी छोड़ सकते हैं अपन। 25th भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, 26th गंदा वाला न्यूमेरिकल है, वैल्यू से ही पता चल रहा है इतना गंदा आने वाला है इसका आंसर। ठीक है, 27th देखते हैं अपन। 27th में क्या बोला, अ थिन डायमैग्नेटिक रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। When the current in the electromagnet is switched on, then the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. Hence, the rod gains gravitational potential energy. The work required to do this comes from. अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन देखो, दैट स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल ऑफ। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इंटरनली खुद पे वर्क कर रहा है, ऐसा कुछ सेंस नहीं बनता इसका। अपन को क्या, सोर्स ऑफ वर्क, जिससे इनिशियली वर्क हो, जिससे वो ऊपर गया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करती कभी, क्योंकि v क्रॉस b होता है फोर्स, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। करंट सोर्स वर्क कर सकता है। करंट सोर्स कैसे वर्क करेगा कि वो उसको अपोज करने से रोक रहा है, जिससे वो उसको बाहर फेंक रहा है वो। तो इसका आंसर करंट सोर्स होगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, ये सेंस नहीं बनता। अच्छा, 28 भी देख सकते हैं कि अच्छी वैल्यूज नहीं दिख रही हैं, तो इसको भी छोड़ देते अपन। 29th वाला अच्छी वैल्यूज तो है, पर अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल है एक, पहले को में अपन को वैसे अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, a body initially at rest, sliding along a frictionless track from height h as shown, just completes a vertical circle of AB is equal to d। ठीक है, diameter d है, तो the height h is equal to। अच्छा, तो अपन को क्या पता है, जो कंप्लीट करने के लिए सर्कल के लिए वेलोसिटी क्या होती है, √5gr। ठीक है, तो √5g d/2, कि डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस का डबल। ठीक है, तो अपन को क्या पता है, जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हाफ m इंटू 5g d/2। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 5g d/4 इंटू m। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए, तो ये mgh के बराबर होनी चाहिए। तो अपना h क्या गया, 5/4d। ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन है, ये डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन का इजी से क्वेश्चन था। अच्छा, 31st क्वेश्चन देखते हैं। 31st क्वेश्चन में क्या बोला है, थ्री ऑब्जेक्ट, ए अ सॉलिड स्फीयर, बी अ थिन सर्कुलर डिस्क एंड सी अ सर्कुलर रिंग, ईच ऑफ मास m, मास सेम है, रेडियस r है सबका। देन ऑल आर स्पिनिंग एट सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द सिमेट्री एक्सिस। द अमाउंट्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट इज। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, डेल्टा के ई। डेल्टा के ई क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई सबसे ज्यादा किसका होगा, सर्कुलर रिंग का, क्योंकि उसका एम आर स्क्वायर होता है, डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर, फिर होता है स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर। तो आई का प्रोपोर्शनल है, तो इसका आएगा सी वी ए, जो कि थर्ड ऑप्शन है।
अच्छा ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी छोड़ देते हैं अपन। ठीक है। अच्छा 33rd देखते हैं अपन। 33rd में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अच्छा फ्रिक्शन के बारे में, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एकदम। फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन, ये तो डेफिनेशन सही है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू म्यू एन होता है, वो भी सही है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर, हाँ ये सबको पता होता है, 8th में पढ़ा होता है। और फोर्थ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन लेस, नहीं ऑब्वियसली वो डायमेंशन लेस होता है क्योंकि फोर्थ अपॉन नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी छोड़ देंगे 34th वाले को। अच्छा 35th देखते हैं। 35th इंटरेस्टिंग लग रहा है अब, क्योंकि इसमें ऑप्शंस वैसे हैं फार्मूला वाले। ठीक है, तो फार्मूला वालों में क्या ट्रिक रहती है, अपन को फार्मूले में कुछ मतलब लिमिटिंग कंडीशंस भी डाल के अपन चेक कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला सही आता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। A block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of angle of inclination theta. ठीक है, the wedge is given acceleration a towards right. The relation between a and theta for which the wedge block remains stationary with respect to wedge. अच्छा, तो इसमें क्या ट्रिक लगानी है अपन को थोड़ी बाउंड्री कंडीशंस चेक करनी है थीटा की, क्या रखें वैल्यूज से आंसर आ जाए। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो डालते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो गया, पूरा प्लेन फ्लैट हो गया। पूरा प्लेन फ्लैट हो गया तो मतलब कोई एक्सेलरेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो रिलेटिव रेस्ट भी रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो नीचे ही जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है तो वो हिल ही नहीं पा रहा है ब्लॉक। तो ए जीरो आना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू जीरो पे, जो कि है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, अब अपन देखते हैं ए थीटा इज इक्वल टू 90 पे क्या होना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू 90 पे पूरा वर्टिकल हो गया, तो अपन चाहे जितना एक्सेलरेशन लगा ले वो रेस्ट पे रह ही नहीं पाएगा, तो एक तरीके से ए इन्फिनिट होना चाहिए। तो फिर जो देखते हैं अपन थर्ड और फोर्थ, अपन ने पहुंचे थे अपन थर्ड और फोर्थ में से ही हो सकता है, तो इसमें से देखना है अपन को ए इन्फिनिट किस पे आता है, पाई बाय टू पे। तो थर्ड वाले में क्या आ रहा है, जी आ रहा है, और फोर्थ वाले में इन्फिनिट आ रहा है, तो फोर्थ वाला होगा इसका ऑप्शन ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऐसे अपन ने कितनी जल्दी कर लिया, अपन इसको सूडो फोर्स वगैरह लगा के भी कर सकते हैं, वो सब ठीक है। 36 में क्या बोला है, ये न्यूमेरिकल है, इसको भी छोड़ देंगे अपन 36। तो 37 मतलब गंदी वैल्यूज है बहुत ज्यादा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 38th वाले में देखते हैं अपन क्या बोला है। 38th वाले में बोल रहे हैं कि सिमेट्री एक्सिस के अलोंग एक सॉलिड स्फीयर रोटेट कर रहा है एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग, मतलब रेडियस इंक्रीज करवाया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज वुड रिमेन सेम। अच्छा रेडियस इंक्रीज कराया बट टॉर्क नहीं लगाया है, तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रह सकती क्योंकि आई बढ़ जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम नहीं रह सकता, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम नहीं रहेगी क्योंकि आई बढ़ गया तो आई ओमेगा, तो फिर बचा क्या, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 में क्या पूछा है अपन से, काइनेटिक एनर्जीज का ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जीज का ऑर्डर कैसे निकालना है, ए बी सी पॉइंट पे। ठीक है, तो अपन को क्या पता रहता है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो फिर अपन को उससे क्या पता चलता है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, आर क्रॉस वी। ठीक है, तो आर इसका सबसे कम है तो इसकी वी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसका आर उसके बाद सबसे कम है तो इसकी आर मतलब इसकी वी भी सेकंड नंबर पे आएगी और थर्ड नंबर पे आएगी वी सी। तो वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी। ठीक है, और क्या पता है अपन को, सबका मास सेम रहेगा एक प्लेनेट का हर पॉइंट पे, तो बस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो वी ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन वी बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन वी सी स्क्वायर, विच फर्दर implies that के इज ग्रेटर देन के बी इज ग्रेटर देन के सी। ठीक है, 40th क्वेश्चन भी एक ऐसे ही नॉर्मल फैक्ट बेस्ड है। If the mass of sun were 10 times smaller and gravitational constant was 10 times larger, which of the following is not correct? तो पहले ऑब्जर्व करो कि स्मॉल जी है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सन है। क्यों, क्योंकि अपन को सेम कॉन्सेप्ट है, वो वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स होती है ना, तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो उसका जो सूडो फोर्स ड्यू टू रोटेशन है वो कैंसिल कर रहा है उसको, जो सन के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसको कैंसिल कर रहा है एक तरीके से सूडो फोर्स। तो अपन का जो जी होता है ना स्मॉल जी, वो सन के मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब जी क्या होगा, स्मॉल जी बढ़ जाएगा, क्योंकि स्मॉल जी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल जी बढ़ा है। और स्मॉल जी का फॉर्मूला देखते हैं अपन, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या है, अपना मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर तो सेम है। ठीक है, तो जी बढ़ा है तो क्या स्मॉल जी बढ़ गया है, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, अब स्मॉल जी बढ़ा है तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा, तो फर्स्ट वाला क्या है, सही है। ठीक है, वॉकिंग ऑन अर्थ विल बिकम डिफिकल्ट क्योंकि स्मॉल जी बढ़ गया है, और रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर, ये भी सही है क्योंकि स्मॉल जी बढ़ा है। ठीक है, पर फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, स्मॉल जी इज नॉट चेंज। ठीक है, 41st वाला ये क्या है, ये रेशियो वाला है, इसको भी छोड़ देंगे अपन। 42nd देखते हैं अपन। 42nd में क्या बोल रहा है, अ स्मॉल स्पीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस लिक्विड
As a result, heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat when sphere attains its terminal velocity is proportional to. अच्छा, the rate of production of heat क्या हो गया? Proportional to the power generated by viscous force. ठीक है, तो अब क्या पता है अपन को, जब पावर जनरेटेड होती है वो होती है एफ डॉट वी. एफ क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी टी स्टोक्स लॉ से, और वेलोसिटी क्या होगी? वी टी. ठीक है, तो अपन को क्या पता है? आर वी टी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है जो पावर है, और मतलब वी टी का स्क्वायर किससे प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर का स्क्वायर से, तो आर की पावर 4 से. नेट प्रोपोर्शनलिटी किससे आई? आर की पावर 5 से, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है. ठीक है, इसमें क्या है? वी टी का फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए. ठीक है, या फिर जल्दी से निकालना आना चाहिए. ये भी क्या है? न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको भी छोड़ देंगे अपन. 44th वाला भी न्यूमेरिकल ही है, फिर इजी न्यूमेरिकल है बहुत. 45th वाला तो गंदा ही दिख रहा है. ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि अपन ने अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर लिए हैं. अपन ने सिर्फ वो किए हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, या जो कि ऐसे फॉर्मूला बेस्ड थे डायरेक्टली, वो वाले किए हैं. तो अपन ने 20 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली अटेम्प्ट कर लिए हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे रेशियो वाले क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, और सिंपल न्यूमेरिकल्स जैसे जल्दी से कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखना. थैंक यू. मैं किसी का सपना हूँ, आज बन गया है सच. अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ. आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं. मैं हूँ एक उड़ता रोबो, डोरेमोन. मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबो, डोरेमोन.